हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल GKGS विद शुभम में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको इतिहास के बारे में समझ विकसित कराई थी और आज इतिहास के ही एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। इसका जिक्र मैंने आपको लास्ट लेक्चर में किया भी था, चूँकि टाइम की कमी के कारण हमने इस बात को पूरा न करते हुए अपनी बात को बीच में ही विराम दिया था। तो इस लेक्चर में हम 1857 की क्रांति की चर्चा करेंगे कि क्या कारण थे और क्यों कारण थे, कैसे कारण हुए, तमाम मेन बातों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे। देखो 1857 की क्रांति के कारण देखेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे तत्कालिक कारण, ठीक है, और उसके बाद ऐतिहासिक कारण यानी कि क्या तत्कालिक कारण थे उस समय के। देखो अब सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि क्रांति क्या थी, ठीक है, किस बात को लेकर क्रांति थी, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा साइड में कर दिया, अब चलते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का। कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। इस युद्ध में क्या होता है कि अंग्रेज बंगाल पर जीत हासिल कर लेते हैं। कौन? अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज बंगाल पर जीत हासिल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब अंग्रेजों की जब बंगाल पर जीत हो जाती है जब अंग्रेजों की बंगाल पर जीत हो जाती है तो क्या होता है, तो फिर वो अपना जो भारत का जो गौरव था, जो भारत की समृद्धि थी, उसको धीमे धीमे करके वो भारत की गौरव संपत्ति को धीरे धीरे करते हुए कहाँ ले जाते हैं? इंग्लैंड में। कहाँ ले जाते हैं बेटा? यूके यानी कि इंग्लैंड में ले जाते हैं। तो इंग्लैंड में जब ले जाते हैं तो वो यहाँ पे भारतीयों के साथ अत्याचार करते हैं, ठीक है, कई तरह के अत्याचार करते हैं, क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था पैसा कमाना। चाहे किसी भी कारण से, मतलब कुछ भी कारण बने, उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, ठीक है। उन्हें पैसा चाहिए था, कि नहीं अंग्रेजों को, सॉरी। तो उन्हें पैसा चाहिए था। अब पैसा कहाँ से आए? देखो आप जानते थे कि भारत शुरू से ही एक समृद्ध देश था। कैसा? समृद्ध। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, ठीक है, समृद्ध देश था, ठीक है, ठीक है। तो समृद्ध देश होने के बावजूद भी किसी भी देश की एक अपनी सीमाएं होती हैं, यानी कि उसकी आर्थिक सीमाएं, सामाजिक सीमाएं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? आए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर देश से, भारत से पैसा, धन संपदा कहाँ भेजी? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड भेजी, ठीक है। तो ब्रिटेन जब भेजी तो क्या हुआ कि भारत इधर गरीब होता गया, ठीक है, और उधर ब्रिटेन ऊपर उठता गया। तो ऐसी समस्या आई कि जब जनता गरीब होने लगी, ठीक है, राजा गरीब होने लगे, तो क्या हुआ? भारत में क्या हुआ? भारत में जो भी लोग रहते थे, जो भी लोग रहते थे, उन सबके दिमाग में एक ऐसी बात उठने लगी कि क्यों ना इन अंग्रेज़ों का विरोध किया जाए, यानी इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे आर्थिक हित, धार्मिक हित, सभी हितों को प्रभावित कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने हमें आके क्या गरीब बना दिया, ठीक है। जब इस तरह की भावना लोगों में उठी तो लोगों ने क्या किया? लोगों के पास एक ही चारा था, हथियार उठाए। उन्होंने सोचा हमारे हथियार उठाने से अंग्रेज भाग जाएंगे। जब राजा, लेकिन वो ये भूल गए थे, जब राजा नहीं इन्हें भगा पाए तो हम आम जन कैसे भगा लेंगे, ठीक है। तो इसी का हम देखेंगे कि ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ और क्यों हुआ, क्या तात्कालिक कारण थे, क्या इसके ऐतिहासिक कारण रहे जिस कारण से ये क्रांति हुई, ठीक है। उसके बाद हम इसके परिणाम देखेंगे, क्या परिणाम रहे, तात्कालिक परिणाम, ऐतिहासिक परिणाम, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, कारण की बात करते हैं। किसी कारण की, तात्कालिक कारण देख लेते हैं। देखो तात्कालिक कारण में क्या था? तात्कालिक कारण में इसमें क्या था? इसमें क्या होता है कि दिसंबर, देखो दिसंबर
1856 में सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फैसला लेके आई। क्या फैसला लेके आई? क्या फैसला लेके आई ब्रिटिश गवर्नमेंट? देखो, सरकार ने सोचा कि सरकार के पास एक पुरानी राइफल थी लोहे की, उसका नाम था ब्राउन बेस। ये लोहे की राइफल होती थी अंग्रेजों के पास। तो सरकार ने इसे बदला, इसके स्थान पर एक नई राइफल लेके आए। राइफल यानी वही बंदूक, तो नई राइफल लेके आए जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल नाम था, ठीक है। तो इनफील्ड राइफल लेके आए इसकी जगह पे। जब इनफील्ड राइफल लेके आए तो इस राइफल में एक अफवाह उड़ी, हालांकि वो बाद में जाके साबित भी हुई, ऐसा लोग मानते हैं। तो एक अफवाह उड़ी, वो अफवाह क्या थी? देखो, इसमें जो कारतूस लगता था, क्या लगता था? कारतूस। इसमें जो कारतूस लगता था उसको दांत से खींचना पड़ता था। किससे खींचना पड़ता था? दांत से खींचना पड़ता था। और तो माना जाता है इस कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी थी। क्या थी? गाय और सूअर की चर्बी थी। जब इसमें गाय और सूअर की चर्बी थी तो हिंदू और मुसलमान, जो मुस्लिम लोग थे अपने, हिंदू और मुस्लिमों को ये लगा कि ये जो सरकार है वो हमारा धर्म भ्रष्ट कराना चाहती है। यानी कि देखो, आक्रोश तो पहले से था, गुस्सा तो पहले से था, उसे आग दे दी इस घटना ने। क्या हुआ कि सरकार ने सैनिकों ने सोचा, क्योंकि ये राइफल सैनिकों के लिए लाई गई थी। किन के लिए लाई गई थी? सैनिकों के लिए। जब सैनिकों के लिए लाई गई थी तो सैनिकों ने सोचा कि सरकार ने, देखो वैसे तो बहुत कुछ किया, लेकिन अब क्या है, अब सरकार हमारा धर्म भी नष्ट कराना चाहती है। तो इसके लिए सरकार ने, मतलब अपने सिपाहियों ने क्या किया? सिपाहियों ने विद्रोह छेड़ दिया, ठीक है। वो अब इसके पहले ऐतिहासिक परिणाम बताएंगे, यानी कारण बताएंगे, फिर इसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो तत्कालीन कारण ये था, ठीक। ऐतिहासिक कारण पे आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐतिहासिक कारण में क्या था? देखो, ऐतिहासिक कारण में शामिल था राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक आर्थिक कारण और सामाजिक धार्मिक कारण और आर्थिक कारण। जल्दी से इन्हें देख लेते हैं। देखो, इसमें क्या था? बात करें राजनीतिक कारण की, हम बात करते हैं किसकी? राजनीतिक कारण की। तो देखो, राजनीतिक कारण में क्या था? क्या होता है, एक आपने उनका गवर्नर जनरल सुना हो जिसका नाम था अंग्रेजों का लॉर्ड डलहौजी। क्या था? लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था, ये बड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। कैसा था? देखो, ये क्या है, ये एक हड़प नीति लेके आता है। क्या लेके आता है? हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति। हड़प नीति के तहत क्या करता था ये? जैसे मान लो ये कोई राज्य है। क्या है? राज्य है। और राज्य में राजा है, और राजा का अगर कोई सगा लड़का यानी कि इसी का जो पुत्र नहीं है, इसका पुत्र नहीं है, पुत्र मतलब सगा, ऐसा नहीं कि गोद ले लिया, सगा पुत्र नहीं है, तो ये राज्य जो है वो सीधे अंग्रेजों के हाथों में चला जाता था। ये थी इसकी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। तो इसके तहत इसने बहुत से राज्यों को मिला लिया। जैसे किसे मिलाया? जैसे इसने मिलाया था अपने सतारा को। किसे मिलाया था? सतारा एक जगह है, ठीक। सतारा को मिलाया लिया 1848 में, ठीक है। और अपने संबलपुर को मिला लिया, फिर अपने बाघाट को मिला लिया, ठीक है। और उसके बाद अपने उदयपुर को मिलाया, फिर झांसी को मिलाया। झांसी को कब मिला लिया था? ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक झांसी को मिला लिया। झांसी को कब मिलाया? झांसी को मिलाया 1853 में, यानी 53 में झांसी को मिला लिया। तो इन तमाम, और हाँ, एक और, अवध।
अवध को भी इन्होंने मिला लिया। किसको? अवध को। अवध को इन्होंने मिलाया था कुप्रशासन के आधार पर। अवध को 1856 में मिला लिया कुप्रशासन। यानी कि वैसे तो इसकी जो नीति थी वो ये थी कि अगर कोई पुत्र नहीं तो अंग्रेज ले लेंगे, लेकिन क्या होता है, जब अंग्रेजों को लगा कि वो इस राज्य को ऐसे नहीं हड़प सकते, तो इन्होंने एक नई पॉलिसी बना दी कि ऐसा है, जो अवध के राजा हैं वो सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए हम उनका क्षेत्र हड़प रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पिछली बार दिखाया था, अवध कहाँ है, ठीक है, आपको मैंने बताया था अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला, ठीक है, उनके साथ वो कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो अवध को इन्होंने मिला लिया। ये इनके कौन से कारण थे? ये थे इनके राजनीतिक कारण, ठीक है। प्रशासनिक कारणों की यदि हम बात करें तो प्रशासनिक कारणों में शामिल थे जैसे ये क्या किया करते थे, ये जो अपने अंग्रेज थे, ये प्रशासन में, किसमें? प्रशासन में अपने अंग्रेजों को वीरता देते थे, यानी कि अंग्रेजों को वीरता देते। देखो जैसे मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे है जो भारतीय है, कौन है? भारतीय। और एक व्यक्ति यहाँ पे है और ये है अपना अंग्रेज है। भले वो भारतीय में, यानी कि भारतीयों में ज़्यादा योग्यता है, इस भारतीय में ज़्यादा योग्यता है, फिर भी अंग्रेजों को वीरता दी जाएगी, यानी कि जो काम, यानी कि भारतीयों से अच्छा काम इस अंग्रेज को मिल जाएगा, जबकि इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का भेदभाव जब ये किया करते थे प्रशासनिक में, तो भाई सैनिकों को लगा अरे ये तो समस्या बड़ी गलत है, तो सैनिकों में गुस्सा भी भड़कता था, लेकिन फिर वो चुप रह जाते थे, ठीक है। तो अगला कारण देख लेते। अगला कारण में है हमारे पास सामाजिक और धार्मिक। देखो इसमें क्या था, इसमें जो ईसाई थे, कौन थे? ईसाई मिशनरियाँ थीं। ईसाई जो मिशनरियाँ थीं वो क्या करती थीं वो लोगों का धर्म परिवर्तन कराती थी कि देखो एक बार सरकार ने भी इसको प्रोत्साहन दिया, यानी ब्रिटिश सरकार ने प्रोत्साहन दिया कि अगर आप ईसाई धर्म अपना लोगे तो आपके साथ ये कर नहीं लगेगा, आपको ऐसा व्यवहार किया जाएगा, ठीक है, और तमाम आपको ये सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ऐसे ये धर्म परिवर्तन करवाते थे, ठीक है, ईसाई मिशनरियों के जरिए अंग्रेज। तो इससे भी लोगों की जो धार्मिक आस्था थी वो कहीं ना कहीं संकट में होती थी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो आर्थिक कारणों में शामिल थे, देखो ये क्या था, अंग्रेज की जो कर व्यवस्था थी, भू राजस्व प्रणाली जिसे कहते हैं, भू राजस्व प्रणाली, या सीधा मोटा मोटा आप समझ लो जो टैक्स सिस्टम था इनका, क्या था? टैक्स सिस्टम था इनका। जो टैक्स सिस्टम था वो बड़ा घटिया था, ठीक है, जिसमें चाहे आपकी स्थायी बंदोबस्त हो, कौन हो? स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो, कौन सी? रैयतवाड़ी हो, या महालवाड़ी हो, कौन सी? महालवाड़ी हो, ये तमाम जो इनकी नीतियां थी, तमाम जो टैक्स रेवेन्यू प्राप्त करने की जो नीतियां थी अंग्रेजों की, ये बेहद ही गलत थी, ठीक है। तो इसका विरोध आम आदमी करता था, किसान करता था, ठीक है। तो जब किसान इनका विरोध करता था तो किसानों में भी आक्रोश अंग्रेजों के प्रति था, ठीक है। तो ये तमाम कारण जो थे वो क्या, ब्रिटिश की सत्ता उखाड़ने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो ये हमने ऐतिहासिक कारण देखे, तत्कालिक कारण देखे, ठीक है। तो तत्कालिक कारण देखे हमने, ऐतिहासिक कारण देखे। अब हम फिर से तात्कालिक कारण पे वापस चले, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये जब राइफल आती है, कौन सी? इनफील्ड राइफल जो मैंने बताई। इससे पहले क्राउन बेस थी, क्राउन बेस के बाद इनफील्ड राइफल जो आती है, इनफील्ड राइफल जो आती है, इसमें मैंने बताया जैसे चर्बी लगी होती थी, तो जो सैनिक थे उन्होंने इसे चलाने से मना कर दिया। जब इन्हें चलाने से मना कर दिया, सबसे पहले मना किसने किया था? अपने जो मंगल पांडे थे ना, तो मुझे डेट याद है जो कि है 29 मार्च, कई की किताबों में अलग भी मिल जाती। 29 मार्च 1857 को क्या होता है कि जो चर्बी वाले कारतूस हैं, जो ये इनफील्ड राइफल के कारतूस हैं, इसे मतलब चलाने के लिए मंगल पांडे ने यानी जो कि 34 रेजिमेंट, ये सब छोड़ो, ये आपको मतलब किसी
एग्ज़ाम में इतना नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लिख लीजिए 34वीं रेजिमेंट। जो 34वीं रेजिमेंट थी ना, उसके ये मतलब सैनिक थे रेजिमेंट में बांटा जाता था, ठीक है। तो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के, ठीक है। तो इनका नाम क्या था, आप सभी लोग जानते हैं, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी मना कर दी, यानी कि हम नहीं चलाएंगे, ये कारतूस का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये राइफल हम नहीं चलाएंगे। और फिर धीमे धीमे विद्रोह ये शुरू कर देते हैं, विद्रोह शुरू कर देते हैं। ये अपने लेफ्टिनेंट अधिकारी को, उस समय जो जेल के अधिकारी थे, उन्हें ये मार देते हैं। कौन, मंगल पांडे जी अधिकारी को मार देते हैं। अधिकारी को मारकर फिर ये विद्रोह की शुरुआत करते हैं। हालांकि इन्हें आगे चल के फांसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये विद्रोह की चिंगारी लगा जाते हैं। उसके दौरान फिर क्या होता है, और भी अंग्रेज जो थे वो भी सोचते हैं, अरे देखो मेरा एक भाई शहीद हो गया, ठीक है। तो और भी तमाम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। और इस मेरठ से, ये बैरकपुर मेरठ की बात है, ठीक है। तो मेरठ से एक बहुत बड़ी टुकड़ी सैनिकों की, यानी इन्हें सभी अधिकारियों को मारते हुए, सारे अधिकारियों को मारते हुए, ये मेरठ की टुकड़ी, सैनिक की टुकड़ी पहुंचती है कहाँ, अपने दिल्ली। कहाँ पहुंचती है, दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचती है ठीक है, तो दिल्ली पहुंचती है, उसके बाद ये अपने दिल्ली पहुंच के अपने जो बादशाह होते हैं, मुगल बादशाह, इसको आपको अगले पेज पे समझाएंगे, ठीक है। इस पे ठीक है, देखो, ठीक। अब देखो, ये रही अपनी छोटी सी दिल्ली, और ये दिल्ली के पास, ज़्यादा दूर नहीं, मेरठ है, ठीक है। तो क्या होता है, मेरठ से एक टुकड़ी पहुंची दिल्ली, और दिल्ली में उस समय शासन था मुगल बादशाह किसका, बहादुर शाह जफर का। किसका, बहादुर शाह जफर का। जब बहादुर शाह जफर का इस जगह पे शासन था, ये गए मुगल बादशाह के पास और कहा सैनिकों ने कि बादशाह, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, आप हमारे राजा बन जाओ और हम अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकाल के मानेंगे। तो भाई राजा बूढ़ा हो चुका था, वैसे भी उसके अधिकार सारे अंग्रेज़ों ने छीन रखे थे। तो सैनिकों का जोश देख के उसमें भी जोश आ गया, और राजा ने कहा ठीक है भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। तो राजा ने पत्र लिखा, और तमाम जो भी रियासतें थीं उनके पास पत्र भेजे गए राजा की तरफ से कि आओ और अंग्रेज़ों का मुकाबला करो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो वहीं दिल्ली में अपने नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का बहादुर शाह जफर, ठीक है। और एक और जो व्यक्ति थे, उनका नाम था बख्श खां, ठीक है। एक बख्श खां थे, ठीक है। और क्या नाम, अपने लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। इसकी मैंने PDF बना लगा रखी है इसमें, ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। मैं केवल इसमें मैप में आपको ये दिखाने लाया था ये कहाँ कहाँ जगह, ठीक है। दिल्ली आपने देख ली उसके बाद लखनऊ, यहीं ऊपर आप मान लो, ठीक है। तो लखनऊ में ये अवध वाला पूरा इलाका, ठीक है। ये लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, ठीक है। बिहार में जमशेदपुर में अपने कुंवर सिंह थे, ठीक है। और तमाम राजा थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ था। देखो, विद्रोह का विस्तार। दिल्ली में अपने थे बहादुर शाह जफर और बख्श खां। लखनऊ में अपनी थी बेगम हजरत महल, इन्होंने नेतृत्व किया। ये याद कर लेना, ये पूछा जाता है, ठीक है, कौन कहाँ से था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर से नाना साहब जी थे नाना साहब कौन थे, वही पेशवा जो थे ना, जिन्हें अंग्रेज़ों ने पेंशन पे भेज दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो इसमें मैंने बताया मराठाओं के साथ भी लड़े थे। तो जब मराठाओं के साथ लड़े थे तो इन्होंने क्या किया था, मराठाओं का जो प्रधानमंत्री होता है वो होता है पेशवा। कौन होता है, पेशवा। तो जब ये जीत गए थे अंग्रेज़, तो इन्होंने इस पेशवा को महाराष्ट्र से निकाल कर कानपुर भेज दिया था कि आप जाओ पेंशन पे। और फिर नाना साहब की पेंशन भी इन्होंने बंद कर दी, यानी अभी तक जो धन मिल रहा था थोड़ा बहुत, इसको भी इन्होंने बंद कर दिया। तो इसके लिए नाना साहब भी गुस्से में थे। तो कानपुर से नेतृत्व किया हमारे किसने, नाना साहब ने, ठीक है। नाना साहब ने नेतृत्व किया। और झांसी से आप सभी लोग जानते हैं, झांसी से किसने नेतृत्व किया, झांसी से हमारी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, ठीक है। जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे, ठीक है। इन लोगों ने जगदीशपुर यानी कि बिहार से नेतृत्व किया, ठीक है। और बात करते हैं बरेली।
बरेली यही अपनी यूपी बरेली, इसमें खान बहादुर खां थे, ठीक है। तो ये तमाम जो सैनिक थे तमाम जो राजा थे, इन्होंने इस विद्रोह को लीड किया, ठीक है। इस विद्रोह को क्या किया, लीड किया। तो क्या होता है, अब जब इस तरह का विद्रोह पूरे देश में, देशव्यापी विद्रोह हो गया, पूरा देशव्यापी जब विद्रोह हो गया तमाम जगह पे, चाहे वो कानपुर हो, चाहे बिहार हो, ठीक है, चाहे मेरठ हो, चाहे दिल्ली हो, ठीक है, इन तमाम जगह, विशेषकर उत्तर भारत में, ठीक है, इन तमाम जगह पर जब नेतृत्व होने लगा तो अंग्रेज सरकार भी एक्शन में आई, और अंग्रेज ने फिर क्या किया, धीरे धीरे इस सारी समस्याओं को हटाने लगे। अभी तक दिल्ली पर कब्जा हो चुका था किसानों का, वही सिपाहियों का, ठीक है, दिल्ली आज़ाद हो चुकी अंग्रेज़ों से, लेकिन कुछ ही दिनों में दिल्ली भी अंग्रेज़ों के पास आ गई, कुछ ही दिनों में मेरठ भी है, और कुछ ही दिनों में अपने कानपुर को भी जीत लिया गया, ठीक है। और ये तमाम क्षेत्र जीत लिए गए जिनको हमारे सैनिकों ने, हमारे जो देश के वीर सिपाही थे, 1857 की क्रांति में कुछ शहीद भी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा शहीद भी हो, उन्होंने अपनी जान देकर जो देश के हिस्से को आज़ाद कराया था अंग्रेज़ों से, वो फिर अंग्रेज़ों के अधीन आ गया, और बहुत जल्द, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये सारी घटनाएं घट जाती हैं तो देखो इसके कारण क्या रहते हैं। ये जो विद्रोह था असफल क्यों हुआ, तो असफल होने के ये कारण बताए जाते हैं कि इनके पास नंबर एक नेतृत्व नहीं था। पूरे ये जो उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में इस आंदोलन को लीड करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। यानी कि आंदोलन को लीड करने वाले की समस्या थी। देखो क्या था, इसीलिए जो अपने सिपाही थे वो गए थे दिल्ली, कि दिल्ली के जो बादशाह हैं बहादुर शाह जफ़र, वो जैसे देश आज़ाद हो जाएगा फिर वो बहादुर शाह जफ़र जो है वो पूरे हिंदुस्तान के राजा बनेंगे। तो वो जो राजा थे वो इतने असक्षम थे कि वो भारत को संभालना तो दूर, भारत की एक लहर के सामने भी खड़े ना हो सके, यानी विदेशों की एक लहर के सामने भी खड़े नहीं हो सके। कौन, अपने बहादुर शाह जफ़र। तो क्या होता है, इन तमाम बातों से एक तो केंद्र, यानी कि जो लीड करने की जो समस्या थी, इस आंदोलन को लीड कौन करेगा, और क्या था कि कुछ राज्य तो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे, जिसमें अपना कौन सा पंजाब, राजस्थान के भी कई इलाके थे, ठीक है, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ, जिसको राजपूताना कहा जाता था, ठीक है, और अपना पटियाला हुआ, जींद जो हरियाणा का हिस्सा हुआ, जींद हुआ, हैदराबाद हुआ इधर नीचे, ठीक है, कौन हुआ, हैदराबाद। ये हैदराबाद काफ़ी बड़ा था, ये जो आंध्र प्रदेश दिख रहा है ये पूरा हैदराबाद कहलाता, हैदराबाद हुआ, ठीक है। और उसके बाद अपना मद्रास हुआ, ये जो आज चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले देखते हो, ठीक है, ये मद्रास हुआ। इन्होंने क्या किया, हालांकि ये भी थे भारतीय, तो इन्होंने क्या किया, इन राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और ये जो विद्रोह इस जगह पे चल रहा था, ये विद्रोह जो इस जगह पे जारी था, उस विद्रोह को दबाने का कार्य किया इन लोगों ने। जब दबाने का कार्य किया इन लोगों ने किया, तो भाई के सामने जब भाई लड़ने लगे, यानी कि भारत का अब सामना किससे था, भारतीयों से ही था, यानी कि अंग्रेज़ों से नहीं, भारत का सामना जब भारतीयों से ही था, तो जाहिर है कि हारना किसको था, भारतीयों को ही हारना था। तो आंदोलन विफल रहा, ठीक है, मोटा मोटा आप ये जान लो, आंदोलन विफल रहा। कारण मैंने बता दिए, और भी कई कारण थे, ठीक है, लेकिन ये है इतना आपके लिए मुझे लगता है कि पर्याप्त होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब भी किसी बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ इस प्रकार की ये समस्याएं सरकार को झेलनी पड़ेंगी, ठीक। तो ये सारे जो है ना कारण थे, ठीक है, असफलता के कारण थे। और हम बात करते हैं आगे, तो आगे देख लेते हैं, आगे है परिणाम क्या हुए इसके। देखो क्रांति का क्या परिणाम पड़ा, यानी कि जो क्रांति हुई इससे क्या हुआ। देखो सबसे पहले तात्कालिक प्रमाण की बात करते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था हिस्ट्री वाले लेक्चर में भी, आपको जैसे मैंने बताया मॉडर्न हिस्ट्री वाले लेक्चर में, उसमें मैंने आपको बताया था 1858
में एक एक्ट आता है, जैसे GOI एक्ट 1858 कहते हैं, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत क्या किया गया, इसके तहत कंपनी के शासन को, किसको, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और शासन जो है अब किसके हाथ में चला गया, सीधा ब्रिटेन के हाथ में चला गया। ठीक है, यानी कि अब कंपनी समाप्त कर दी है। क्योंकि देखो जब विद्रोह हो गया उसके बाद महारानी ने कहा कि देखो आपका जो शोषण कर रही थी वो कर रही थी एक कंपनी, उसे हम समाप्त किए देते हैं, बस आपका शोषण रुक जाएगा, मतलब अब आप खुश रहो और मेरे संरक्षण में आप रहोगे। ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है, अब कंपनी जो हमारा शोषण कर रही थी, जैसा मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हमारा शोषण कर रही थी, हिस्ट्री वाले लेक्चर में आपको बताया। ठीक है, तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शोषण कर रही थी, जब उसको महारानी ने समाप्त कर दिया, तो लोगों को लगा ठीक है, और लोग क्या हो गए, लोग खुश हो गए। ठीक है, लोग क्या हो गए, लोग खुश हो गए। जब लोग खुश हो गए कि हाँ ठीक है भाई सब ठीक ठाक हो गया, ये इसके तत्कालिक कारण थे कि मतलब जो आग भड़की हुई थी उसे बुझाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए ली। ठीक है, और क्या हुआ इससे जो ऐतिहासिक कारण यानी कि जो बाद में पड़े वो क्या थे, ऐतिहासिक नहीं, इसे हम कहेंगे दूरगामी। क्या, दूरगामी, जो दूरगामी कारण हुए वो क्या थे, देखो दूरगामी कारणों में नंबर 1, देखो जो भारतीयों में राष्ट्र की भावना होती है ना, किसकी, राष्ट्र भावना, अब राष्ट्र भावना इनके अंदर पैदा हो चुकी थी भारतीयों के अंदर। देखो अभी तक क्या था, जब भी किसी पर अत्याचार होता था, भारतीयों पर होता था, भारतीयों पे जब भी अंग्रेज अत्याचार करते थे तो लोग सोचते थे अरे छोड़ो, ये तो अभी उस पर बीत रही है, हम पे थोड़ी नहीं बीत रही है। तो जब आदमी को ये लगा कि ये सिर्फ उस पर नहीं बीत रही है, ये हम पे भी किसी दिन बीत सकती है, जब हम पर भी किसी दिन बीत सकती है तो क्यों ना इसका विरोध किया जाए। तो इन्हीं कारणों की वजह से लोगों में राष्ट्र भावना उत्पन्न हुई और ये क्रांति 1857 की क्रांति विफल जरूर साबित हुई, लेकिन इसने एक ऐसी अवधारणा को जन्म दिया जो राष्ट्र भावना, और ये अपने राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। ठीक है, ये अपने राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। इसी के तहत हमने आज़ादी जीती है और आज़ादी पाई है, और वो भी अहिंसा के बल पे आज़ादी पाई है। ठीक है, राष्ट्र भावना का प्रचार हुआ। ठीक है, और इसके बाद देखो शिक्षकों का एक बहुत बड़ा, जो शिक्षित व्यक्ति थे उनका एक बहुत बड़ा तबका अब उभर के आया और उन्होंने कई तरह के जो कुप्रथा और आदि तमाम प्रथाएं थी उनका विरोध भी किया था। ठीक है, और तो अब उनको समाज में एक अच्छी दृष्टि से देखा जाने लगा। यानी कि ऐसा था, जो शिक्षित व्यक्ति होते थे वो क्या करते थे, वो अभी तक जन समाज की नहीं सुनते थे, मतलब सुनते भी थे लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं सुनते थे। अब क्या है, अब ये जो वर्ग उभरा, शिक्षित वर्ग, ये बहुत बड़े बदलाव के लिए कार्यरत था। जैसे कि अब इसमें आएंगे नेहरू जी, ठीक है, अब इसी में आएंगे लाल बाल पाल और तमाम नेता जो आएंगे वो इसी शिक्षित वर्ग से बिलोंग करेंगे। इसी में अपने गांधी जी भी आएंगे, गांधी जी भी अपने एक वकील थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आएंगे इसी शिक्षित वर्ग से। तो अभी तक शिक्षा का प्रसार जो था वो सीमित क्षेत्र पे था। तो जब व्यक्ति शिक्षित होने लगे, ठीक है, तो और भी विचारधाराओं का लोगों में प्रवेश हुआ, इसके तहत भी कई सुधार आगे हुए। ठीक है, और इन तमाम कारणों के साथ हमारे जो ऐतिहासिक कारण हैं, और जैसे ही वर्ग शिक्षित हुआ उसके बाद ये अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा से बोल सकता था। मतलब अभी तक तो बस हमारे पास एक ही हथियार था, गए अंग्रेज नहीं सुनना है, लठिया उठाई, मारने लगे। जब मारने लगे, जब हम उनको मारेंगे तो वो भी हमें मारेंगे, अब वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हमें मार लेंगे। ठीक है, तो अब एक ऐसा वर्ग जो शिक्षित वर्ग था वो अपनी बात मनवाना जानता था। उन्हें पता था कि ये अंग्रेज हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उन्होंने नए तरीका ढूंढा, बोलचाल, बातचीत से, सत्याग्रह आदि से इन्होंने अपनी बात मनवाई। ठीक है, ये शिक्षित वर्ग था। ठीक है, तो ये हमारे परिणाम थे, तत्कालिक परिणाम थे, ऐतिहासिक परिणाम थे। तो ठीक है, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आप जब भी इस क्रांति को पढ़ेंगे किसी और बुक से या मेरे ही लेक्चरों में, आगे मैं पढ़ाऊँगा ना, इसको विस्तृत पढ़ाऊँगा कि कौन क्या पृष्ठभूमि थी, क्या
क्योंकि अभी मुझे आपको ओवरव्यू देना है, ठीक है। तो क्या होता है आपको इतिहास के प्रति आपकी समझ विकसित हो जाएगी, ठीक है। और तो मैंने आपको बता दिया कि क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मंगल पांडे जी, इसका तत्कालीन जो प्रमाण थे, वो परिणाम थे, वो क्या थे, ठीक है। और ऐतिहासिक परिणाम क्या इसके साबित हुए तत्कालीन हैं, ठीक है। और तत्कालीन कारण क्या थे, ऐतिहासिक कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, ठीक है। ये तमाम बातों का अध्ययन हमने अपने इस लेक्चर में कर लिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।